तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। सो बच्चों, कैसे हो और आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, सो जैसा कि आपको पता है कि आपके 11th बायोलॉजी के बहुत सारे जो लेसन है वो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, और आज एक और भी बहुत प्यारा सा लेसन मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं जिसका नाम है दैट इज रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, जो कि लेसन नंबर 13 है। ठीक है, सो ये वाला लेसन भी आप लोग को मैं पढ़ाने वाला हूं। जो पिछला वाला लेसन था दैट इज फोटोसिंथेसिस, वो भी मैंने आप लोग को पढ़ाया था, और ये लेसन पढ़ने से पहले आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर आप लोग ने फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ा था, देखो ज्यादा बड़े नहीं थे, सिर्फ 4 लेक्चर थे। ठीक है, ज्यादा बड़ा लेसन नहीं था, सिर्फ 4 लेक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो अगर आपने फोटोसिंथेसिस वाली क्लासेस नहीं देखी है, अटेंड नहीं किए, तो जाके फटाफट क्या कर लो, उन सारे क्लासेस को भी देख लो, क्योंकि वो सारे क्लासेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस लेसन के लिए। ठीक है, आप लोगों को अगर फोटोसिंथेसिस थोड़ा अच्छे समझ में आएगा तो रेस्पिरेशन आप लोगों को और ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो आज हम लोग रेस्पिरेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जाके प्ले स्टोर के ऊपर से। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, सिर्फ डायरेक्टली सर्च करना है JR ट्यूटोरियल्स, आप लोगों को सबसे पहला एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लेना। जहां पे उसका जो आइकन है वो हमारे इसी चैनल की तरह, ठीक है, राहुल सर का वहां पे फोटो रहेगा, उसे आप डाउनलोड कर लो, उसे लॉग इन कर लो। उसके ऊपर बहुत सारे क्विजेस आ रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं आप लोग के लिए, तो उसे डाउनलोड जरूर से कर लेना। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है मेरे पूरे सेशन के थ्रू, कोई भी जितने भी लेसन मैंने पढ़ाए हैं पूरे बायोलॉजी के, कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप डायरेक्टली आके मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, सर ये वाला टॉपिक मुझे नहीं समझ में, आप समझा दो। तो वहां पे भी आपका डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखो एकदम उस टाइम पे अभी अगर आप कमेंट करोगे, ठीक है, अगर आप कमेंट भी करते हो डाउट, तो कोई बात नहीं, कर सकते हो, लेकिन वहां पे फिर मुझे नेक्स्ट वीडियो में उसका मैं ये दूंगा, आपको डाउट सोल्यूशन दूंगा। कमेंट में तो मैं आपका डाउट सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपके लिए मिल जाता है दैट इज इंस्टाग्राम। तो आप इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको बहुत सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? समझ में आया? तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन दैट इज रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, और रेस्पिरेशन कितने प्रकार के होते हैं, और कौन सा रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, रेस्पिरेशन टोटल 4 टाइप के होते हैं, आप लोगों को पता है, लेकिन हम लोग कौन सा रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं वो मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो देखो रेस्पिरेशन का जनरल सा मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, रेस्पिरेशन का जनरल सा मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब अगर आप गैसेस को एक्सचेंज कर रहे हो, एक गैसेस ले रहे हो उसके बदले दूसरी गैसेस दे रहे हो, तो उसको मैं क्या कहूंगा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को ना बच्चे ब्रीदिंग से कंफ्यूज कर जाते हैं। ब्रीदिंग होती है ना, सांस लेना, सांस अंदर छोड़ना, ये नहीं है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कोई भी उस प्रोसेस को बोल देंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने वाले। सही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने वाले। तो कौन सी गैसेस एक्सचेंज होगी? एक आपका ऑक्सीजन और एक आपका CO2। ठीक है, एक आपका ऑक्सीजन और एक आपका CO2। जैसे हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, इट इज नथिंग बट अ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के कैसे मैं बोल रहा हूं, 4 टाइप है, ध्यान से सुनो। जनरली हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अगर मैं एक ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन का यहां पे एक नॉस्ट्रिल होगा। ठीक है, यहां पे एक नॉस्ट्रिल होगा, सही है, यहां पे उसकी आंखें होंगी। तो सबसे पहले क्या करेगा ह्यूमन, यहां से नोज एयर से क्या करेगा, सबसे पहले वो O2 को कंज्यूम करेगा। ठीक है, सबसे पहले वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को इनहेल करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन को इनहेल करेगा। वो इनहेलेटेड ऑक्सीजन जाती है इस ह्यूमन के लंग्स में। ठीक है, कहां जाती है, उस ह्यूमन के ऐसे लंग्स में। 2 बैग लाइक ऑर्गन होते हैं जिसे हम लोग लंग्स बोलते हैं, सही है। तो उस लंग्स के अंदर कहां गई, आपकी ऑक्सीजन पहुंच गई, और इसी लंग्स के अंदर पहले से कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, वो इसी रास्ते से, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, वो इसी रास्ते से बाहर निकल जाएगी। समझ रहे हो, जिस रास्ते से ऑक्सीजन अंदर आई उसी रास्ते से आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल गई। सो इट इज अ ब्रीदिंग। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के 2 स्टेप है, दैट इज इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब क्या, आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो, और एक्सहेलेशन मतलब क्या, आप CO2 को एक्सहेल कर रहे हो, मतलब बाहर रिलीज कर रहे हो। सही बात है, इट इज अ वन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। ठीक है, ये क्या है, ब्रीदिंग। अब देखो इसके अंदर आपके लंग्स के अंदर ऐसे एक छोटे छोटे पाउच प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं। सही बात है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। इस एल्वियोलाई के अंदर, ध्यान से सुनो, इस एल्वियोलाई के अंदर आपका O2 स्टोर हो जाता है। यहां पे जाके आपका O2 स्टोर हो जाता है। अब यहां से बाजू से एक ब्लड वेसल आएगी। ठीक है, यहां से एक ब्लड वेसल आएगी आपके बॉडी के अंदर। इस ब्लड वेसल में क्या होगा, यहां पे वापस एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम लोग को देखने मिलता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब क्या, कि अब ये O2 किस में चली जाएगी, इस ब्लड में चली जाएगी। ठीक है, अब ये O2 कहां चली गई, इस ब्लड के अंदर। और ये जो ब्लड पहले से CO2 लेकर आ रही थी, ठीक है, ये जो ब्लड है जो पहले से CO2 लेकर आ रही थी, अब ये CO2 कहां चला गया, इस एल्वियोलाई के अंदर चला गया। सही बात है ना, तभी तो मैं बोल पा रहा हूं कि इस लंग्स के पास क्या प्रेजेंट था, CO2 प्रेजेंट था। ये CO2 कहां से आया, ये CO2 इस ब्लड से आया, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस
लंग्स के पास आया तो उसने क्या किया, अपना CO2 इसमें डाल दिया, सही है, और इसके अंदर जो ऑक्सीजन था वो क्या किया, इस ब्लड ने छीन लिया, सही है। तो यहां पे भी एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने मिली, सही है। इस वाले एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम लोग ने क्या बोला था, ब्रीदिंग। जरा लिख देते हैं वरना आप लोग भूल जाओगे, तो यहां पे लिख देता हूं, इट इज अ ब्रीदिंग, ठीक है। ये क्या है, ब्रीदिंग, सही बात है। ये वाला आपका ब्रीदिंग था जहां पे आपने इनहेलेशन किया और एक्सहेलेशन किया। अब यहां पे भी एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने मिल रही है जहां पे ये O2 आपका इस ब्लड में जा रहा है और ये CO2 आपका वापस एल्वियोलाई के अंदर जा रहा है। इस टाइप की रिस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। व्हाट वी कॉल दिस एज अ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। लिख दे, यहां पे कलर चेंज कर देते थोड़ा सा। सो इट इज अ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सही है। इतना समझ में आ गया, इतनी बातें समझ में आ गई। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है समझ में आ गया। अब देखो, ये जो ब्लड वेसल है ये जाएगी आपके सेल्स के पास, सही है, क्योंकि सेल्स को ऑक्सीजन दे रहा है इनडायरेक्टली। हम लोग को लास्ट में किसको ऑक्सीजन दे रहा है, सेल्स को ऑक्सीजन दे रहा है। तभी सेल्स क्या करेंगे, रिएक्शन करके एनर्जी फॉर्म करेंगे। सो फॉर एन एग्जांपल, यहां पे ये सेल ऐसे आई, ठीक है, ये जो सॉरी ये ब्लड वेसल ऐसे आई, यहां पे बीच में हार्ट भी कहीं होगा, वो पूरा फंक्शन आप लोगों को पता है। तो यहां पे कोई दूसरा सेल पड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पे क्या पड़ा हुआ है, एक सेल पड़ा हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा उदास है। बहुत ज्यादा उदास क्यों है बच्चों, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन नहीं, इसके पास ऑक्सीजन की कमी हो गई है। सो ब्लड बोलता है डोंट टेक टेंशन, आई एम हियर, ठीक है। तो ये आता है ऑक्सीजन लेके, सही है, इसके पास ऑक्सीजन है और इसके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसने जो पिछली वाली रिएक्शन की थी उस रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट क्या निकला था, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी रिएक्शन होती है मैं बताता हूं अभी आप लोग को। तो अभी इतना समझ लो कि जो पिछली वाली रिएक्शन हुई थी उसका बाय प्रोडक्ट क्या निकला था, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके पास ये कार्बन डाइऑक्साइड है, सही है, और इसके ये क्या लेकर आया है, ऑक्सीजन, क्योंकि इसको ऑक्सीजन कहां से मिली, एल्वियोलाई से मिली, सही है। तो ये क्या करेगा, अपनी ऑक्सीजन इस सेल को देगा, इस रोतुलू सेल को देगा जिसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, जो रो रहा था, और ये क्या कर देगा, सेल अपनी कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। सही बात है, सही बात है। तो अब ये सेल क्या हो जाएगा, हैप्पी, ठीक है। अब ये सेल क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया और इसने अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो रिलीज कर दिया। तो यहां पे भी एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने मिली, सही है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस को ही हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो यहां पे भी एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने मिली जहां पे आपका O2 लिया गया है, आपका O2 लिया गया है और कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है आपके ब्लड को। सो इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, क्लियर है, समझ में आ गया। व्हाट इज मीन बाय एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, व्हाट इज मीन बाय इंटरनल रेस्पिरेशन, सही है। अब इस सेल के अंदर क्या होगा, इस सेल को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं मैं ताकि आप लोग को थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इस सेल को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे हम लोग। सो कहां गया, हाँ यहां पे देखो, ये मेरा बड़ा सा सेल है जिसके अंदर क्या आ गया है, अब O2 आ गया है ये वाला, ठीक है, और इसका CO2 यहां से बाहर चला गया, इसीलिए ये सेल क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा खुश हो चुका है, सही बात है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम से, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से ग्लूकोज आया होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या आया हुआ है, ग्लूकोज आया हुआ है। साथ में अब कौन आ गया, अब आ गया हमारा O2, ठीक है। तो अब यहां पे एक रिएक्शन चलेगी, ठीक है, अब यहां पे एक रिएक्शन चलेगी जिस रिएक्शन का प्रोडक्ट हमको मिलेगा, दैट इज आवर मेन कंस्टिट्यूएंट इज ATP। व्हाट इज मीन बाय ATP, 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी अपना आपका एनर्जी मॉलिक्यूल। दिस इज आल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ योर सेल, ठीक है। आपके सेल का एनर्जी करेंसी भी इसी को बोलते हैं ना, क्योंकि यही मॉलिक्यूल क्या है, आपके बॉडी की एनर्जी है, सही बात है। आपके बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी फॉर्म हो रही है वो किस फॉर्म में है, दैट इज ATP का फॉर्म में, सही बात है। तो यहां से क्या मिला, आपका ATP मिला, प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ठीक है, इस रिएक्शन से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। साथ ही साथ यहां से एक CO2 गैस निकलती है, ठीक है। यहां से कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है, देख रहे हो, यहां पे देख रहे हो। तो बताया ना मैंने इस रिएक्शन की, तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कोई पहले एक रिएक्शन हुई थी, वहां से CO2 गैस बनी थी, तो वो कौन सा रिएक्शन है, दिस वाज द रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन है जहां से आपका क्या बना है, CO2 बना है। क्या बना है आपका, CO2 बना है, समझ में आया। अब यही CO2 वापस चला जाएगा और इस ब्लड के थ्रू ब्लड में वापस आएगा, ये CO2 फिर इस लंग्स में जाएगा और लंग्स के थ्रू वापस ब्रीदिंग के थ्रू CO2 बाहर निकल आएगा, समझ रहे हो। उसी पाथ से जा रहा है, जैसे इस पाथ से गया तो यही वाला पाथ वापस ऑक्सीजन फॉलो करेगा और किसमें आ जाएगा, वापस सेल के अंदर आ जाएगा, सही बात है। यहां पे ये रिएक्शन देखने मिल रही है, सही है। ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आप लोग के लिए, दैट इज C6H6O6, सही है, C6H6O6, सही है। सो C6H6O6 प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, ATP का मॉलिक्यूल, यानी आपका वाटर का मॉलिक्यूल, और साथ में क्या मिलता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका बन जाता है जो कि वेस्ट गैस की तरह रिलीज होता है। अब देखो इस रिएक्शन में भी देखो आपका O2 कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर,
CO2 के अंदर। सही है, आपका O2 कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? CO2 के अंदर। मतलब यहां पे भी गैसेस का एक्सचेंज देखने के लिए मिल रहा है। सही है, यहां पे भी गैस क्या हो चुकी है? एक्सचेंज हो चुकी है। मतलब O2 अंदर गया, रिएक्शन के अंदर O2 गया, लेकिन बाहर क्या निकला? CO2 निकला ना। तो अंदर O2 गया, CO2 बाहर निकला। सो इट इज वन टाइप ऑफ क्या है अपना ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रेस्पिरेशन। और इस रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये रेस्पिरेशन कहां पे हो रही है? सेल के अंदर हो रही है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। व्हाट वी कॉल, हम लोग बोलते हैं दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो देखो, हम इस लेसन में जो भी रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जितना भी रेस्पिरेशन का पार्ट पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, कि इस सेलुलर रेस्पिरेशन में आखिरकार होता क्या है, इसको हम लोग आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये कुछ नहीं हम लोग पढ़ेंगे, ये ब्रीदिंग कुछ नहीं पढ़ने वाले, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऑल्दो ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये जो लेसन है, ये प्लांट से रिलेटेड है। मैंने अभी आप लोगों को ह्यूमन का एग्जांपल देके समझाया ना, ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन कैसे हो रही है, लेकिन ये जो रिएक्शन है, जो लेसन है, इसमें हम लोग रेस्पिरेशन प्लांट के बारे में पढ़ना है। तो इतना याद रखो, हमेशा याद रखना कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो एनिमल्स में भी सेम होगी और प्लांट्स में भी सेम होगी। ठीक है, एनिमल्स में भी ये आपका O2 जाएगा और CO2 निकलेगा और एटीपी जनरेट होगा। प्लांट्स के अंदर भी सेम चीज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में, बस प्लांट्स के अंदर ये ब्रीदिंग वाली चीज नहीं होती, प्लांट्स के अंदर ये लंग्स वाली चीज नहीं होती। सही है, प्लांट्स के अंदर ये आपका ब्लड वेसल नहीं होता। तो ये सब मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि एक्चुअल में सेलुलर रेस्पिरेशन किसे कहते हैं और कहां पे आखिरकार ये चलती है। सही है, लेकिन प्लांट्स के पास सेल तो होते हैं ना, हर ऑर्गेनिज्म के पास सेल है, तो इनके पास सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, इनके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। तो हम लोग को इस पूरे के पूरे लेसन में यही जानना है कि भैया इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से एटीपी कैसे बनी। ठीक है, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ये एटीपी कैसे बनी, पूरे के पूरे लेसन में हम लोग को यही जानना है। और आई प्रॉमिस, अगर आप लोग ये लेसन मेरे साथ पूरा पढ़ते हो, ठीक है, तो आप लोग को इस लेसन से हर एक चीज एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। जितने भी बड़े बड़े साइकिल्स हैं, जो भी आपका पूरा बड़ा बड़ा प्रोसेस है, मैं आप लोग को एकदम डिटेल में इजी करके सब कुछ समझाने वाला हूं। तो जितने भी लेक्चर्स आएंगे, 3 या 4 लेक्चर आएंगे इसके ऊपर, वो सारे के सारे लेक्चर आप लोग को एकदम ध्यान से देखने हैं और अच्छे से चीजों को नोट डाउन करना है। सही है, जो भी चीज मैं बोलता हूं, जब बोलता हूं स्क्रीनशॉट ले लो, तो उससे स्क्रीनशॉट ले लेना है आप लोग को, और स्क्रीनशॉट लेके सिर्फ ऐसे रखना नहीं है, उसको लेक्चर खत्म होने के बाद अपने बुक में, अपने जो भी जिसमें भी आप नोट्स बना रहे हो उसमें नोट डाउन करना है। सही है, ये सारी चीजें आप लोग करनी है, तभी आपको एक लेसन याद होगा, वरना याद नहीं होने वाला ऐसा लेसन है। ठीक है, समझ में आई बात? इतना क्लियर है? सो यहां पे क्या हो रही है? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो टोटल रेस्पिरेशन कितने टाइप की है? दैट इज ब्रीदिंग, दैट इज वन काइंड ऑफ रेस्पिरेशन। सेकंड, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। थर्ड, दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। एंड फोर्थ, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। और हम लोग इस पूरे के पूरे लेसन में क्या पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन की आखिरकार इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कैसे भैया एटीपी फॉर्म हो गया। ठीक है, कैसे एटीपी फॉर्म हो गया, ये सारी बातें आज हम लोग को सीखनी है इस लेसन में। आज नहीं, अब और जितने भी लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, सब लेक्चर में हम लोग को सीखना है। क्लियर है? समझ में आ गया? सो आ जाओ सीखते हैं। अच्छा, इस लेसन को इस लेसन में, और जो आपका, अब हम लोग प्लांट की बातें करेंगे ना, तो फोटोसिंथेसिस और आपका जो रेस्पिरेशन है वो बहुत ज्यादा रिलेटेड है बच्चों। ठीक है, आपका जो फोटोसिंथेसिस है और रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा रिलेटेड है, तो आपको फोटोसिंथेसिस भी आना चाहिए। ठीक है, आपको फोटोसिंथेसिस भी आना चाहिए इस लेसन को पढ़ने के लिए। तो थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस जाके देख लेना, ऊपर ऊपर से देख लेना, आप लोगों को सबको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस कैसे एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, कैसे एक दूसरे को कोरिलेट करके चलते हैं। सही है, तो आ जाओ समझते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यहां पे मैं एक लीफ बनाना चाहता हूं। ठीक है, इट इज अ लीफ, थोड़ा बड़ा लीफ बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मुझे बहुत सारी चीजें दिखानी है। सो इट इज अवर लीफ। ध्यान से सुनेंगे, सब समझ में आएगा। ठीक है, इस लीफ के अंदर एक सेल है। ठीक है, और इस सेल को मैं थोड़ा और बड़ा बना रहा हूं, मतलब इस लीफ जितना बना रहा हूं, ताकि मैं इसमें बहुत सारी चीजें आपको दिखा सकूं। सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ सेल। ठीक है, ये क्या है? सेल है। सही है, इस सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, बिकॉज इट इज अ यूकैरियोटिक सेल। सो ये एक यूकैरियोटिक सेल है, इसलिए इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। सही बात है। तो फॉर एग्जांपल, यहां पे एक सेल ऑर्गेनेल है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यहां पे एक सेल ऑर्गेनेली है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट हमेशा डबल मेम्ब्रेन होता है। जिसने फोटोसिंथेसिस वाली क्लास देखी है उसको पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट हमेशा क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। सही सही है। और फोटोसिंथेसिस वाला जो चीज है वो भी किसके अंदर चलता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही चलता है। सही बात है। किसके अंदर चल रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब इसी क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, इसी क्लोरोप्लास्ट में ऐसे कुछ कॉइन शेप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग ग्राना बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राना। और इस एक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं थैलाकॉइड। याद करो, मैंने आप लोगों को सब पढ़ा है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज
ग्राना, ठीक है, एक को ग्रानम कहेंगे और सिंगुलर को ग्रानम कहेंगे और प्लूरल को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राना। सही है, सो इट इज वन ग्राना। और ये जो एक स्ट्रक्चर है सिर्फ एक, इसकी अगर मैं बात करूं तो इस एक को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज थैलाकॉइड। सही है, समझ में आ गया, ये इतना समझ में आ गया। सो इट इज अ थैलाकॉइड और ये पूरा क्या है आपका, क्लोरोप्लास्ट। यहां पे लिख देते क्लोरोप्लास्ट भी। तो याद करो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, ध्यान दो थोड़ा, याद करो मेरे बच्चों कि फोटोसिंथेसिस में आखिरकार क्या हो रहा था। मैंने बताया था आप लोग को कि CO2 आता है, ठीक है, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल के अंदर क्या घुसता है, CO2 घुसता है, ठीक है, CO2 घुसता है और फिर वो क्या करता है, किससे रिएक्ट होता है, दैट इज आपके वाटर मॉलिक्यूल से। सही है, किससे रिएक्ट होता है, वाटर मॉलिक्यूल से। सही है, CO2 कहां से आया, देखो दो जगह से CO2 आ सकता है। एक अभी जो मैंने आपको रेस्पिरेशन पढ़ाई, सेलुलर रेस्पिरेशन, यहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ाई, तो यहां पे क्या मिल रहा था आपको, CO2 मिल रहा था। ये वाला CO2 भी जाएगा वहां पे, ठीक है, आपके रेस्पिरेशन से भी CO2 आएगा। सही है, लेकिन ये CO2 इनफ नहीं होता है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये जो CO2 है ये इनफ नहीं होता है ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए। तो यहां से एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, यहां पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। थोड़ा अजीब सा बन गया यहां पे, ठीक है, कुछ किडनी शेप के ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा और इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज स्टोमेटल ओपनिंग। तो इस ओपनिंग से क्या होगा, बहुत सारा CO2 क्या हो जाएगा, एयर से अंदर आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे CO2 क्या हो जाएंगे, अंदर एयर से अंदर आ जाएंगे। सही बात है, तो यहां से CO2 आ गया, ठीक, साथ ही साथ क्या आया, वाटर आया। वाटर कहां से आता है, रूट से आता है, ठीक है, रूट से एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। सो ये दो चीजें आती है, ये दो चीजें आती है और यहां पे क्या फॉर्म हो जाता है, ये दो चीजें मिक्स होती है तो क्या फॉर्म हो जाता है आपका, दैट इज ग्लूकोज। सही है, ग्लूकोज बनता है और साथ ही साथ कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी यहां पे बनता है। कुछ अमाउंट नहीं, बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन बनता है यहां पे। सही है, 6 मॉलिक्यूल बनता है ऑक्सीजन के। सही है, तो ये ग्लूकोज बना। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, दैट इज C6H12O6। ठीक है, C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना। सो ग्लूकोज प्लस यहां पे क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर यहां पे ऑक्सीजन की जरूरत थी रेस्पिरेशन करने के लिए, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन होगी ना तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी। लेकिन अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन बाहर से ले रहा है। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हैं, सही बात है, और फिर CO2 रिलीज कर रहे हैं। लेकिन प्लांट ऐसा नहीं करता ड्यूरिंग द डे टाइम। अगर मैं दिन की बात करूं, जब फोटोसिंथेसिस एक्टिव होता है तो उस टाइम पे प्लांट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। वो जो यहां से CO2 रिलीज हो रहा है उसको वो कैप्चर कर लेगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया। और जो यहां CO2 लगने वाला है ना, सॉरी, यहां जो O2 लगने वाला है ना, ये O2 क्या करेगा, यहां से जो O2 बना है ना, यहां से बहुत सारे O2 क्या कर देगा, रिलीज कर देगा वो रेस्पिरेशन के लिए। बट यहां पे O2 बहुत ज्यादा बन जाता है बच्चों, ठीक है, यहां पे O2 बहुत ज्यादा बन जाता है। इतना ज्यादा भी O2 नहीं चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। तो प्लांट क्या करता है, बोलता है ठीक है नहीं चाहिए, तो ये क्या करेगा, यहां से वापस इस स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन को निकाल देगा। सही बात है, इस ऑक्सीजन को निकाल देगा क्योंकि इसके लिए कोई फ्रूटफुल गैस नहीं है वो, ठीक है, वेस्ट गैस है इसके लिए, प्लांट के लिए, लेकिन हमारे लिए यूजफुल गैस है ना। सही बात है, तो ये वाली रिएक्शन चल रही थी। ये रिएक्शन कहां चलती है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज अ डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन बोल रहे थे ना। और यहां पे क्या चल रही है, दैट इज अ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के दो प्रोडक्ट थे, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है। दैट इज कौन कौन से दो प्रोडक्ट, एक आपका ATP फॉर्म होता था और एक आपका दैट इज क्या था, हाँ, NADH। ठीक है, NADH, P लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, NADH। सही बात है, ठीक है। सो एक आपका फॉर्म होता था दैट इज ATP और एक आपका फॉर्म होता था दैट इज NADH। सही बात है, और इन दोनों के मदद से ही ये जो रिएक्शन है वो चल रही थी। मैंने आप लोगों को बताया था ना, C3 साइकिल, C4 साइकिल, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रखी है। जिसने नहीं देखा वो जाके देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ATP फॉर्म हो रहा है। सही बात है, यहाँ पे ATP फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ ATP लगती भी है। देखो, इसको तोड़ने के लिए, जब भी आप किसी मॉलिक्यूल को तोड़ोगे ना तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के आप कोई भी चीज कर नहीं सकते। तो यहाँ पे बहुत सारी अमाउंट ऑफ ATP लगती भी है, लेकिन उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ ATP जनरेट भी हो जाती है। सही है, तो ये ATP जनरेट हुई और इस ATP को कौन यूज कर लेगा, ये रिएक्शन में यूज हो जाएगा और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, ग्लूकोज। तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन समझ में आ गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब देखो, इसी सेल के एक दूसरे कोने में एक दूसरी प्रोसेस चल रही है। ठीक है, इसी सेल के एक दूसरे कोने में यहां पे एक दूसरा कोना है जहां पे एक दूसरा सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। यहां पे एक दूसरा सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सेल ऑर्गेनेल को हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है, इतना क्लियर है। सो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। इतना क्लियर है। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया भी दो लेयर से बनी है। ठीक है, एक बड़ी सी लेयर होती है बाहर वाली और एक अंदर फोल्डेड लेयर होती है। सही है, अब इसके अंदर क्या होगा, देखो, जैसे ही
ध्यान से सुनो, जैसे ही आपका ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही आपका ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, ये इसके अंदर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये इसके अंदर से बाहर निकल जाएगा और ये से क्लोरोप्लास्ट के अंदर आ जाता है। दिस इज द क्लोरोप्लास्ट आपका, सॉरी इट इज द साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये आपके सेल का साइटोप्लाज्म है, ये क्लोरोप्लास्ट था ना, सो ये किसके अंदर आ जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पे एक दूसरी प्रोसेस स्टार्ट होगी, ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरी प्रोसेस स्टार्ट होगी, मतलब इस ग्लूकोज को अब तोड़ा जाएगा, ठीक है, पहले इस ग्लूकोज को बनाया गया, अब इस ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, जिससे क्या निकलेगी, एनर्जी रिलीज होगी, जिससे क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो सबसे पहले क्या होता है, ध्यान से सुनो, सबसे पहले क्या होता है कि आपका ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, आपका ये जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज पाइरुवेट में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये पाइरुवेट में। क्लियर है, ये डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता, इसके पीछे 10 स्टेप लगते हैं। कितने स्टेप लगते हैं, टोटल 10 स्टेप लगते हैं। सारे स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा, सिखाऊंगा, हर एक चीज आप लोगों को बताने वाला हूं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, सही बात है, हर एक चीज मैं आप लोगों को यहां पे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले क्या है आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फिर उस ग्लूकोज से आगे चले क्या बनेगा, पाइरुवेट, ठीक है, ये पाइरुवेट क्या है, ये पाइरुवेट जो मॉलिक्यूल, अब ये फॉर्मेशन कहां पे हो रही है, ये बन रही है पूरा का पूरा इस साइटोप्लाज्म में, ठीक है, कहां बन रही है ये साइटो, थोड़ा स्पेलिंग खिचड़ी मच गया, ठीक है, अच्छे से लिखते हैं थोड़ा सा, आ जाओ, साइटोप्लाज्म, क्लियर है, साइटोप्लाज्म में चल रही है वाली प्रोसेस। अब देखो जैसे ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में चली, यहां पे कुछ और चीज फॉर्मेशन होती है, जब ये प्रोसेस चल रहा होगा ना, तब यहां पे 2 मॉलिक्यूल एटीपी के बनते हैं, ठीक है, ये प्रोसेस के दौरान, ठीक है, ये प्रोसेस के टाइम पे 2 मॉलिक्यूल एटीपी के बनते हैं और 2 मॉलिक्यूल NADPH2 के बनते हैं, ठीक है, किसके बनते हैं, ये NADPH2, ये देखो ये अलग है, इससे ये अलग है, ये थोड़ा सा अलग कंपाउंड है, ये थोड़ा सा अलग कंपाउंड है, ठीक है, इट इज NADPH2, ठीक है, एंड इट इज ATP, क्या फुल फॉर्म है इसका, NADPH2 का, दैट इज निकोटिनामाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है, निकोटिनामाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट और लास्ट में H2 जोड़ दो, सही है, समझ में आई बात। सो इट इज NADP। अब 2 मॉलिक्यूल एटीपी के बने, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ये बने, और साथ में पाइरुवेट के भी 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, सही है, पाइरुवेट के भी 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, और ये पूरा प्रोसेस कहां चलता है, आपके साइटोप्लाज्म में। जैसे ही आपका पाइरुवेट फॉर्म हुआ, ठीक है, जैसे ही पाइरुवेट फॉर्म हुआ, ये पूरा प्रोसेस, ठीक है, ये पूरा कंपाउंड किसके अंदर एंटर कर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये किसके अंदर कर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये डायरेक्ट नहीं जाता बच्चों, यहां पे इस कंपाउंड को भी कन्वर्ट होना पड़ता है एक दूसरे कंपाउंड में, ठीक है, इस कंपाउंड को भी कन्वर्ट होना पड़ता है एक दूसरे कंपाउंड में, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम है, ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या कि ये इसको इसके अंदर जाने के लिए एनर्जी लगती है, ठीक है, इसको इसके अंदर जाने के लिए एनर्जी लगती है। तो जब ये इसके अंदर जाएगा तो एक दूसरा कंपाउंड बन जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। अभी मैं सिर्फ आप लोग को एक झलक दिखा रहा हूं, ठीक है, एक ट्रेलर दिखा रहा हूं आप लोग को। इसके बाद हम लोग पूरा का पूरा लेसन ऑलरेडी पढ़ना है हम लोग को, सही बात है। तो मैं सिर्फ आप लोग को समझा रहा हूं कि कौन सी चीज कहां हो रही है, ताकि आप गड़बड़ ना करो, सही है। तो ये समझ में आया, आपका एसिटाइल कोएंजाइम किसके अंदर एंटर करके आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में, ध्यान से सुनो, अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलेगी, क्रेब साइकिल, ठीक है, यहां क्या चलेगी अब, क्रेब साइकिल। ध्यान से सुनो, सो इट इज अ क्रेब साइकिल। दिख रहा है, ये दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। आई होप आप, शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, यहां बड़े से लिख दूं, इधर बड़ा लिख दूं, इट इज अ क्रेब साइकिल, ठीक है, यहां क्या चल रही है, क्रेब साइकिल चल रही है। अब जैसे ही क्रेब साइकिल खत्म हुई, ठीक है, जैसे ही क्रेब साइकिल खत्म हुई, यहां से यहां पे पूरा का पूरा जो आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, पूरा का पूरा जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज हो चुका है। ऑक्सीडाइज इन द सेंस मतलब क्या, उसको हम लोग ऑक्सीजन से हीट करें। देखो कोई भी चीज को अंदर से अगर आपको एनर्जी रिलीज करवानी, जैसे एक पेपर है, तो पेपर के अंदर से मुझे एनर्जी रिलीज करवानी है, तो मैं क्या करूंगा, पेपर को जला दूंगा, सही बात है। तो जब पेपर जलेगा विद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसके अंदर से क्या निकलती है, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। वही चीज हम लोग यहां पे भी कर रहे हैं, हम लोग ग्लूकोज को जला रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोज को हम लोग जला रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सही है। देखो यहां पे ग्लूकोज को हम लोग जला रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां से क्या बन रहा है, एटीपी, और यहां पे क्या बन रही है, एनर्जी बन रही है, और दिस आर द बाय प्रोडक्ट, ये आपका बाय प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म हो रहा है, सही बात है। सो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ऑक्सीजन को जला रहे हैं, और पूरा का पूरा क्रेब साइकिल के अंदर आपका जो ऑक्सीजन है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, दैट इज पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और यहां से 2 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, दैट इज NADPH2, और एक नया मॉलिक्यूल आएगा, दैट इज FADPH2, सही है, FADPH2, क्लियर है।
समझ में आ गया? ये ग्लूकोज वाली प्रोसेस समझ में आ गई, यहाँ पे ये वाली प्रोसेस समझ में आई, क्रेब्स साइकिल समझ में आ गया, सही है। अब ये जो चीज बनी है, ठीक है, जो चीज बनी है ये एंटर करती है किसके अंदर पता है? ये एंटर करती है आपके क्रेब, यहाँ पे इस छोटे छोटे, ये जो आपका इनर मेम्ब्रेन दिख रहा है, इस मेम्ब्रेन में एक चेन वाली, एक कंटिन्यू चेन वाली रिएक्शन चलती है, ठीक है, एक कंटिन्यू चेन वाली रिएक्शन। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगते हैं, ठीक है। इस चेन में क्या हो रहा है भैया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया, यहां से इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके अंदर एक दूसरी रिएक्शन चलेगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्लियर है? समझ में आ गया? सो इसके अंदर एक दूसरी साइकिल चलेगी, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्लियर है? इसको हम लोग ETC भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ETC भी कहते हैं। क्लियर है? यहां पे जब होगा तो टोटल यहां पे पूरी की पूरी एनर्जी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होगी पता है आप लोग को? यहां पे टोटल 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनती है। कितनी? 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जनरेट होगी, ठीक है, 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जनरेट होगी। क्लियर है? समझ में आ गया? इतनी बातें क्लियर है? अब देखो कुछ बच्चों को ना यहाँ पे डाउट होता है, सर अगर यहाँ पे ये जो हम बोल रहा हूँ फोटोसिंथेसिस पढ़ा है ना आप लोगों ने, तो फोटोसिंथेसिस में जब लाइट रिएक्शन होती है तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है? दैट इज ATP और NADH2। सही है, ATP और NADH2। तो सर हम लोग इसी ATP को क्यों नहीं यूज कर लेते अपनी एनर्जी के लिए? सही बात है, हम लोग इस ATP को भी तो यूज कर सकते हैं ना अपनी एनर्जी के लिए। क्यों इतना तामझाम करना है? क्यों हम लोग को पहले ग्लूकोज बनाना है, फिर इस ग्लूकोज को तोड़ना है, फिर यहाँ पे अलग अलग बहुत अमाउंट ऑफ ATP बनेगी? ऐसा क्यों करना है सर? क्यों जरूरी है? प्लांट तो डायरेक्ट भी ATP यूज कर सकता है ना। ऐसा नहीं है बच्चों, देखो इसके दो रीजन है, ठीक है, इसके दो रीजन है। सबसे पहला रीजन क्या है कि जितनी यहां पे, ठीक है, जितनी यहां पे ATP यूज होगी इसको बनाने में, उससे ज्यादा ATP यहां पे बन जाता है। कितना बन जाता है? 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। तो जितनी जो ATP है आप यहां पे यूज कर रहे हो, सही है, उससे ज्यादा ATP आप बन जाते हो। जैसे आप लोगों ने बिजनेस देखा होगा ना, बिजनेस में क्या होता है कि जितना पैसा आप लगा रहे हो बिजनेस में, अगर उससे ज्यादा पैसा आपको मिले, ठीक है, उससे ज्यादा आपको मिले तो उससे हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं ना। सही है, तो यहां पे प्लांट को प्रॉफिट होता है बच्चों, जितना वो ATP यूज करता है उससे ज्यादा ATP उसको मिल जाता है वापस। सही है, तो ये एक यूज हो गया। सही है, ये क्या हो गया? प्लांट का एक यूज हो गया। साथ ही साथ, ठीक है, ध्यान से सुनो, साथ ही साथ ATP को हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं चलेगा, जैसे रात का टाइम है, रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं चल सकता, तो उस टाइम पे प्लांट क्या करेगा? प्लांट कहां से एनर्जी लाएगा? एनिमल्स को तो कंटिन्यू एनर्जी चाहिए। सही है, हम लोग दिन भर सांस लेते हैं ना, हमेशा 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए अगर अपनी सांस बंद करके देखो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। सही है, लेकिन हम क्यों? क्योंकि हमको हमेशा सांस लेनी है और हमेशा हमको क्या बनाना है? एनर्जी बनाना है। सही बात है, तो प्लांट्स को भी दिन भर हमेशा क्या बनाना पड़ता है? एनर्जी बनाना पड़ता है। सही है, दिन भर इनको क्या बनाना है? एनर्जी। तो दिन में तो ये एनर्जी बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ATP, लेकिन रात में क्या होगा? जब फोटोसिंथेसिस चलेगा ही नहीं, जब सन उगेगा ही नहीं, तो फोटोसिंथेसिस नहीं चल पाएगी। सही बात है, उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं चल पाएगी, जिसके वजह से, ठीक है, जिसके वजह से हम ये ATP को रात में यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वी कैन नॉट स्टोर द ATP। हम ATP को स्टोर करके रख नहीं सकते। बट हम लोग आपका जो ग्लूकोज है उसे स्टोर कर सकते हैं। सही बात है, हम लोग इस ग्लूकोज को स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में आप ग्लूकोज को स्टोर कर दो। स्टार्च क्या है? स्टार्च सिर्फ एक ग्लूकोज की लंबी सी चेन है। ठीक है, स्टार्च क्या है? ग्लूकोज की लंबी सी चेन है। तो आप इस चीज को सिर्फ क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। सही बात है। तो बहुत ज्यादा ग्लूकोज जो होता है वो प्लांट स्टोर कर देता है अपने फ्रूट्स में, रूट्स में, जिसको आप खाते हैं। सही है, जिसकी वजह से हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स बने। सही है, अगर देखो ये ग्लूकोज नहीं बनता यहाँ पे तो हम क्या खाते? एनिमल्स बन पाते कभी? इस दुनिया में एनिमल्स का एवोल्यूशन होता कभी? बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये सारी एनर्जी क्या कर ले? खा जाते। अगर ये खुद ही यूज कर लेते तो हम क्या खाते बच्चों? क्योंकि हम ऑटोट्रॉफ्स नहीं है ना, हम सन की एनर्जी को लेके कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये मैजिक सिर्फ इनको आता है। ठीक है, सन की एनर्जी को ट्रैप करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाली मैजिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसको आता है? प्लांट्स को आता है। तो ये मैजिक हमारे पास नहीं है, इसलिए हम कौन सा खाना खाते हैं? हम क्या करते हैं? हम तो जिंदा ही नहीं रह पाते ना। तो दिस इज द वन ऑफ द रीजन कि भैया यहाँ पे इतनी बड़ी प्रोसेस होना जरूरी है। समझ में आई? तो यहाँ पे दो रीजन आप लोगों को समझ में आ गए। सही है कि जितनी लागत लगने वाली है उससे ज्यादा आप लोगों को एटीपी मिल जाएगा, तो एटीपी का प्रॉफिट है। सही बात है, बिजनेस वाला आइडिया मैंने आप लोगों को बताया। साथ ही साथ इसके अंदर जो एटीपी मॉलिक्यूल है उसके स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, तो लेकिन ग्लूकोज मॉलिक्यूल को स्टोर करके रखा जा सकता है, और जब चाहिए तब ग्लूकोज से हम क्या बना लो? एटीपी का फॉर्मेशन कर लो। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये वाला स्टेप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फटाफट क्या करो, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने बुक में बनाने का ट्राई जरूर से कर लेना। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। क्लियर है? समझ में आ गया? ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो, वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ना है हम लोग को? दैट इज व्हाट इज द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अभी हम लोग ने देख लिया कि रेस्पिरेशन कौन सा पढ़ना है हम लोग को, कौन सा रेस्पिरेशन हम लोग को? सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ना है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन में कौन कौन सी चीजें हो रही है वो हम लोग को पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो टाइप?
एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन जो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ा है, ठीक है। अभी मैंने जो भी स्टेप्स आप लोगों को समझाया ना, ये सारे के सारे एरोबिक के स्टेप है, ठीक है। सारे के सारे किसके स्टेप है? एरोबिक के स्टेप है। 3 स्टेप होगा। सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। देखो, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। तो हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहे हैं इस स्टेप में, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मतलब क्या? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को पकड़ो और उसको कट कट करके तोड़ दो। सही बात है, ये आपका ग्लाइकोलाइसिस हो गया। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जनरली क्या होते हैं? 3 स्टेप आप लोग के फॉलो होते हैं। कौन कौन से 3 स्टेप है? दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, फिर ग्लाइकोलाइसिस से वो कन्वर्ट होगा एसिटाइल को पायरुवेट बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा, फिर वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर? दैट इज क्रेब्स साइकिल में। फिर वो क्रेब्स साइकिल से किस में एंटर करेगा? ईटीसी में, और वहां पे एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाएगा। सही है। सो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है जिसके अंदर टोटल 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी फॉर्म होते हैं। सही है, 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी फॉर्म होते हैं। लेकिन यहां पे एक दूसरी टाइप की भी रेस्पिरेशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो उसका मेन कंस्टिट्यूएंट है ऑक्सीजन, ठीक है। इसका मेन कंस्टिट्यूएंट है क्या? दैट इज ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के ये वाली साइकिल बिल्कुल भी नहीं चल सकती। बिना ऑक्सीजन के ये वाली साइकिल बिल्कुल भी नहीं चल सकती। क्लियर है? समझ में आ गई बात? लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, इतने छोटे, इतने ये ऑर्गेनिज्म होते हैं कि उनको ये नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलता। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हार्श कंडीशन में होते हैं, चाहिए, जैसे लार्वा के अंदर प्रेजेंट होंगे। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे टेप वर्म होगा। सही है, टेप वर्म पढ़ा होगा ना आप लोग ने, किंगडम एनिमेलिया में पढ़ा होगा, आई गेस एस्कल हेलमिंथस में पढ़ा होगा, ठीक है। एस्कल और प्लैटी हेलमिंथस में आपने टेप वर्म पढ़ा होगा। सही है, तो वो कहां प्रेजेंट होता है? हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। तो उसको क्या ऑक्सीजन मिल रहा है क्या? वो हमारे ऐसे मुंह से बाहर आता है, बोलता है, सांस लेता है, फिर अंदर चले जाता है। ऐसा करता है क्या? नहीं करता ना। तो वो क्या करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या? जहां पे ऑक्सीजन नहीं रहता, ठीक है। ऐसा रेस्पिरेशन जहां पे ऑक्सीजन नहीं रहता। तो इसमें होगा क्या? देखो, इसमें जनरली क्या होता है? आपका ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस चलती है, ठीक है। आपका एक ही स्टेप चलता है, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर है? समझ में आ गया? देखो, इसके अंदर क्या हो रहा था? इसके अंदर क्या हो रहा था? आपकी ग्लाइकोलाइसिस चल रही थी, साथ ही साथ आपका जो ईटीसी साइकिल है, इसके अंदर ऑक्सीजन लगता है बच्चों, ठीक है। इसके अंदर ऑक्सीजन लगता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ईटीसी साइकिल नहीं चलेगी। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इस पूरे लेसन में कि ईटीसी साइकिल में कौन कौन सी चीजें हो रही है, क्या हो रहा है, वो सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अभी इतना समझ लो कि ईटीसी साइकिल में सिर्फ और सिर्फ क्या जरूरी क्या है? ऑक्सीजन जरूरी है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा मतलब ईटीसी साइकिल नहीं चलेगी। और ईटीसी साइकिल किसकी वजह से चलती है? दैट इज NADPH2 और FADPH2। तो NADPH2 और FADPH2 किसकी वजह से बनते हैं? दैट इज क्रेब्स साइकिल। अब देखो, क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन नहीं लगती, लेकिन हमारा जो प्लांट है वो इतना बेवकूफ नहीं है, ठीक है। वो इतना बेवकूफ नहीं है कि वो अगर ईटीसी साइकिल नहीं चलने वाली है तो वो क्रेब्स साइकिल चलाएगा, क्योंकि अगर क्रेब्स साइकिल चलाएगा तो वहां पे NADH2 बनेगा, FADH2 बनेगा, और वो वेस्ट हो जाएगा ना बच्चों, ठीक है। क्योंकि हमें लास्ट में क्या करना पड़ता है? NADH2 और FADH2 से ATP निकालना पड़ता है ETC साइकिल के द्वारा। लेकिन यहाँ पे ETC साइकिल ही नहीं चलेगी, तो क्रेब्स साइकिल चले कोई फायदा है क्या? कुछ नहीं फायदा है। तो लास्ट हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या चलती है? दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। और एक और बात जान लो कि इसी एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज फर्मेंटेशन। क्लियर है? तो फर्मेंटेशन मतलब भी क्या होती है? दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये 2 टाइप की हो सकती है, ध्यान से सुनो। 2 टाइप की हो सकती है। एक होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और एक हो सकती है दैट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या है दोनों का मतलब? देखो, एकदम सिंपल है। अगर फर्मेंटेशन करने के बाद लैक्टिक एसिड बन रहा है, जैसे हमारा मिल्क होता है, कर्ड होता है ना, मिल्क के अंदर क्या, मिल्क से जब कर्ड बनाओगे, दही बनाओगे, तो वहां पे लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। इसके वजह से वो खट्टा लगता है ना दही, क्योंकि उसके अंदर एसिड हमेशा खट्टे होते हैं। सही बात है। तो जब भी आपके अंदर अगर फर्मेंटेशन के बाद, जैसे मिल्क का फर्मेंटेशन करो तो कर्ड बनता है, तो लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बनता है। सही है। तो अगर फर्मेंटेशन का आपका फाइनल प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड हो, ठीक है, अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या हो? लैक्टिक एसिड हो, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, यहां मैंने डी बना दिया शायद, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्लियर है? समझ में आया? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। वहीं अगर इस फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट अल्कोहल हो, ठीक है, अगर इसका एंड प्रोडक्ट क्या हो? अल्कोहल, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसका एग्जांपल मैं आप लोग क्या दूं? जैसे हम लोग ये बनाते हैं,
विनेगर बनाते हैं, सही है, विनेगर हम लोग बनाने वाले रहते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, डो लेते हैं, ठीक है, डो मतलब क्या, आटे का आटे कोटे को गूंथ देते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर हम लोग उसको फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं। तो जब उसका फर्मेंटेशन के लिए करने के लिए रख दोगे तो वहां से दो चीज बनेगी, दैट इज इथेनॉल प्लस CO2। सही है, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा शायद, कुछ तो लेसन था, माइक्रोब्स वाला लेसन था, उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज इथेनॉल। दो चीजें बनती है जब आप उसका फर्मेंटेशन कर दो इसका डो का, तो वहां से इथेनॉल बनता है, साथ ही साथ क्या बनता है, CO2 बनता है। तो इथेनॉल क्या है, इथेनॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल। तो अगर आपका फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है, अल्कोहल है, सो इट इज अ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर आपके फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है, लैक्टिक एसिड है, सो इट इज अ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सो और ये तो हम लोग इस पूरे लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है, समझ में आ गया। सो दिस इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, दिस आर द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर है, इतना क्लियर है, आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ना है हम लोग को, दैट इज स्टेप्स फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब देखो हम लोग स्ट्रिक्टली प्लांट की बात करेंगे, तो किस किस स्टेप से, ठीक है, किन किन स्टेप से रेस्पिरेशन होगी प्लांट्स के अंदर, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहां पे देख लो, सबसे पहले क्या होगा, ये ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुवेट में। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, और ग्लाइको मतलब क्या होता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे सबसे पहले हम लोग, सो ग्लाइकोलाइसिस करेंगे हम लोग सबसे पहले। उसके बाद ये ग्लाइकोलाइसिस किस में एंटर करेगा, ये जो पायरुवेट है, पायरुवेट किस में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में। ये एक छोटी सी प्रोसेस है, मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। उसके बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम में क्या किस में एंटर करेगा, क्रेब्स साइकिल में। सो अवर नेक्स्ट ये स्टेप इज अ क्रेब्स साइकिल। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रेब्स साइकिल। फिर क्रेब्स साइकिल से NADH2 और FADH2 बनता है। ठीक है, NADPH2 और FADPH2, सॉरी, वो चीजें बनती है। तो वो किस में एंटर करेंगे, दैट इज ETC में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करेंगे। सो अवर थर्ड स्टेप इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो अगर बात करूं हमारे स्टेप्स की, ठीक है, स्टेप्स की बात करूं तो टोटल कितने स्टेप्स हो जाएंगे, तीन स्टेप होंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। अवर नेक्स्ट स्टेप इज क्रेब साइकिल। ठीक है, अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रेब साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है, सिखा दूंगा मैं आप लोग को। देखो टेंशन मत लो, आप बस इस पूरे लेक्चर सीरीज को अच्छे से देखो। ठीक है, जितने भी मैं लेक्चर वीडियो बनाने वाला हूं अच्छे से देखो, सब कुछ आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। सो इट इज द क्रेब साइकिल और अवर लास्ट इज दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इसे ETC बोलोगे, अगर इसे ETC बोलोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। ठीक है, ETC भी आप इसे बोल सकते हो। क्लियर है, सो दिस वाज द टोटल 3 स्टेप, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना है, क्रेब साइकिल पढ़ना है और आपका ETC पढ़ना है। अभी तक जितनी मैंने चीजें बताई वो सिर्फ मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बताई है। अभी थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, क्योंकि हम लोग थोड़े बड़े बच्चे हो गए। सो अब हमें थोड़ा सा और डिटेल में घुस के चीजों को पढ़ना पड़ेगा। सही है, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। सो ग्लाइकोलाइसिस थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है, सो आई होप आप लोग को आज का जो इंट्रोडक्टरी क्लास था वो समझ में आया होगा, क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया होगा। सही है, सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को ग्लाइकोलाइसिस याद कराने की मदद ट्राई करूंगा। ग्लाइकोलाइसिस आप लोग का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्रेब साइकिल भी स्टार्ट कर देंगे, क्रेब साइकिल भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ETC और उसके बाद शायद एनारोबिक रेस्पिरेशन है और एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेटरी क्वाइटेंट, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग का जो पूरा लेसन है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इंस्टाग्राम पे आना और मुझे बताना कि सर आपका रेस्पिरेशन वाला क्लास एकदम मस्त था, एकदम मस्त समझ में आ गया सब कुछ। सही है, सही है, ठीक है, जरूर से बताना आके। ठीक है, मैं वेट करूंगा आप लोग का। सो सब लोग आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, जितने ज्यादा लाइक हो सकते, जितने ज्यादा लाइक हो सकते कर दो। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो पाप लगेगा तुम लोग को। जितने बच्चे देख रहे हैं सब लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को। और अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसके पहले वाले जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उसे भी देख लेना। आपकी एग्जाम बहुत पास आने वाली है, 2-3 महीनों में एग्जाम हो जाएगी आप लोग की। सो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।